नमस्ते, मैं नायट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि मेक डॉट कॉम का उपयोग कैसे करें, जो एक शक्तिशाली टूल है जिसे आप अपने काम को ऑटोमेट करने, अपनी पसंदीदा ऐप्स को कनेक्ट करने और हर हफ्ते घंटों बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक साथ एक सिंपल ऑटोमेशन सेटअप करेंगे और आप उस सब कुछ सीखेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप मेक का उपयोग करके अपने खुद के टास्क को ऑटोमेट करने के लिए तैयार हो जाए। आइए मैं आपको बिल्कुल वही वर्कफ्लो दिखाता हूँ जिसे हम बनाने जाए। हर व्यवसाय और फ्रीलांसर को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें हम जो के वेब डिजाइन के उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जो के संपर्क फॉर्म के जरिए उससे संपर्क करता है तो वो हर बार वही रूटीन करता है। उनकी जानकारी को एक स्प्रेडशीट में कॉपी करना, उनके व्यवसाय या वेबसाइट के बारे में जानकारी ढूंढना, एक व्यक्तिगत जवाब लिखना, अपने कैलेंडर में मीटिंग जोड़ना और फिर बातचीत की तैयारी करना। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो जल्दी ही बहुत समय ले लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ अपने आप 1 मिनट से भी कम समय में जुए के बिना हो जाए? यही वो चीज है जिसे हम अब बनाने जा रहे हैं। हम एक ऐसी ऑटोमेशन बनाएंगे जो किसी भी नए फॉर्म सबमिशन को लेगी, संपर्क की वेबसाइट पर रिसर्च करेगी, एआई की मदद से एक व्यक्तिगत ईमेल और मीटिंग नोट्स लिखेगी, इवेंट को कैलेंडर में जोड़ेगी और ऐसा जवाब भेजेगी जो हाथ से लिखा हुआ लगे, जिससे जो या आप दोनों को असल में जरूरी चीजों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके मेक डॉट कॉम के लिए फ्री अकाउंट बनाएं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे साइन अप पेज पर पहुंच जाएंगे। आप गूगल के साथ जारी रखें या एप्पल, फेसबुक या गिटहब के साथ साइन अप करने के अन्य विकल्प देखे पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे अपने ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। मैं आगे बढ़कर गूगल के साथ साइन अप करूंगा। आपसे कुछ और जानकारी मांगी जा सकती है, जैसे कि आपका नाम। आगे बढ़ें और अपने सबसे नजदीकी होस्टिंग रीजन और देश का चयन करें, फिर फ्री में साइन अप करें पर क्लिक करें। आपको एक कैप्चा भी पूरा करना पड़ सकता है। आइए साबित करते हैं कि मैं रोबोट नहीं हूं। और साइन अप के बाद आपको एक वेलकम ऑनबोर्डिंग वर्कफ्लो पर ले जाया जाएगा। आगे बढ़ें और सर्वेक्षण भरें, फिर भेजे पर क्लिक करें। एक बार जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आप यहां डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। मेक में आपका स्वागत है। अब जब हमने अपना खाता सेटअप कर लिया है तो चलिए अपनी पहली ऑटोमेशन सेटअप करते हैं और एक ट्रिगर जोड़ते हैं। मेक में ऑटोमेशन को सिनेरियो कहा जाता है। अपना पहला सिनेरियो बनाने के लिए डैशबोर्ड के ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें। जब आप पहली बार ये क्रिएट सिनेरियो वर्कस्पेस खोलेंगे तो आपको ऐसा एक पॉपअप मिल सकता है जिसमें लिखा होगा कि आप शुरू से बना सकते हैं, टेम्पलेट से शुरू कर सकते हैं या एक छोटा टूर ले सकते हैं। हम आज शुरू से बनाएंगे, लेकिन टेम्पलेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ें और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें या इस डायलॉग को बंद करने के लिए ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक करें। और यहां हमारी स्क्रीन के बीच में एक बड़ा बैंगनी प्लस बटन है। अब चलिए अपना पहला ट्रिगर सेट करते हैं। ट्रिगर वो घटना है जो आपकी ऑटोमेशन को चलाती है। अगर आप स्क्रीन के बीच में प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐप्स की एक सूची दिखाई देगी है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो सचमुच सैकड़ों ऐप्स है। ये सभी ऐप्स वे हैं जिनका उपयोग आप अपनी ऑटोमेशन को चलाने के लिए कर सकते हैं, उन ऐप्स के भीतर होने वाली विभिन्न घटनाओं के आधार पर। आज हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संपर्क फॉर्म सबमिट करे तो हमारी ऑटोमेशन चल जाए। आप अपने संपर्क फॉर्म के लिए कई अलग अलग ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम टैली का उपयोग करने जा रहे हैं। मुझे टैली पसंद है क्योंकि ये मुफ्त है, उपयोग में आसान है और बहुत सुंदर दिखता है। ये मेक डॉट कॉम के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाता है। ऐप पॉपअप के सर्च फील्ड में टैली सर्च करें, जिसे TALLY लिखा जाता है। यह पहले ही विकल्प के रूप में दिखाई देना चाहिए। एक काले रंग का सर्कल जिसमें टैली लिखा हुआ है। ट्रिगर के लिए 2 विकल्प दिखाई देते हैं। हम वॉच न्यू रिस्पॉन्स विकल्प चाहते हैं क्योंकि इसमें इंस्टेंट टैग है। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई व्यक्ति संपर्क फॉर्म सबमिट करता है हमारी ऑटोमेशन शुरू हो जाएगी। आगे बढ़े और उस विकल्प को चुनें और टैली ट्रिगर के रूप में लोड हो जाएगा। तुरंत ही एक पॉपअप दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है क्रिएट अ वेबहुक। अब वेबहुक क्या है? वेबहुक एक आसान तरीका है जिससे एक ऐप दूसरे ऐप को बता सकता है कि कुछ हुआ है। उदाहरण के लिए एक उपयोगकर्ता किसी ऐप पर वेब फॉर्म भर सकता है। जब उपयोगकर्ता वो फॉर्म सबमिट करता है तो वेबहुक उस जानकारी को लेकर तुरंत दूसरे ऐप तक पहुंचा देता है। हमारे मामले में वो वेबहुक रिसीवर होगा जो कि मेक डॉट कॉम पर हमारा ट्रिगर है। यह हमारी ऑटोमेशन को तुरंत शुरू कर देगा। तो सबसे पहले हमें एक वेब फॉर्म चाहिए। स्क्रीन पर या नीचे दिए गए विवरण में जो लिंक दिखाई दे रहा है उसका उपयोग करें और टैली के लिए साइन अप करें। आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। साइन अप करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। जब आप साइन अप प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो आप टैली डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। नई फॉर्म बनाने के लिए स्क्रीन के बीच में दिए गए बटन पर क्लिक करें, फिर यूजर टेम्पलेट लिंक पर क्लिक करें।
पहले उपलब्ध टेम्पलेट्स में से एक है, उस पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर नीले रंग के यूज दिस टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें। नाम को कॉन्टैक्ट फॉर्म या जो भी उपयुक्त लगे उसमें बदल लें। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट मी भी लिख सकते हैं। फिर इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट पर होवर करें और जो ट्रैश कैन दिखाई दे उस पर क्लिक करके इस ब्लॉक को डिलीट कर दें। फील्ड्स के ऊपर जो खाली जगह वाला ब्लॉक है उसके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। हमारे फॉर्म में बुनियादी फील्ड्स है, पहला नाम, अंतिम नाम, फोन नंबर, ईमेल और एक सामान्य संदेश या प्रश्न। लेकिन हम वेबसाइट पर आने वाले और फॉर्म सबमिट करने वाले लोगों से थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि जब हमारी ऑटोमेशन चले तो हम प्रतिक्रिया को वाकई व्यक्तिगत बना सकें। तो सबसे पहले फोन नंबर फील्ड पर होवर करें और उसके नीचे एक ब्लॉक जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। फिर नीचे स्क्रॉल करें और सबसे नीचे इनपुट ब्लॉक्स कैटेगरी सेक्शन से लिंक फील्ड को चुनें। फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक टाइप करें। इसके बाद अपने प्रश्न वाले ब्लॉक पर होवर करें और उसके बगल में प्लस बटन पर क्लिक करें। आइए इस फॉर्म के जरिए संपर्क करने वाले लोगों को परामर्श बैठक के लिए तारीख और समय सुझाने की अनुमति दें। इस पहले सेक्शन से, जिसका नाम क्वेश्चंस है, डेट चुनें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। प्रश्नों के लिए कुछ ऐसा टाइप करें, आपकी पसंदीदा बैठक का समय कब है। फिर डेट फील्ड पर होवर करें, एक और ब्लॉक जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें, नीचे इनपुट ब्लॉक सेक्शन तक स्क्रॉल करें और टाइम चुनें, फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। टाइम फील्ड के बाईं ओर दिए गए 6 डॉट्स को क्लिक करके खींचें और डेट फील्ड के दाईं ओर ले जाएं, ताकि दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में आ जाए। अगर आप चाहें तो नीचे स्क्रॉल करके धन्यवाद पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और इस धन्यवाद पेज को ऑन ही रहने दें। हम इसे ऐसे बनाएंगे कि ये पेज 2 सबमिट बटन क्लिक करने के बाद दिखाई दे। आप ऊपर दाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करके स्टाइल भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक कंट्रोल पैनल खुलता है जो आपको इस फॉर्म के लुक और स्टाइल को बहुत बारीकी से बदलने की सुविधा देता है। हालांकि मैं अभी के लिए इसे छोड़ ही जा रहा हूं। एक बार जब आपका संपर्क फॉर्म इस तरह दिखने लगे तो आगे बढ़ें और ऊपर दाईं और पब्लिश पर क्लिक करें। अगले पेज पर अगर आप कॉपी बटन पर क्लिक करें, एक नया टैब खोलें और उसमें लिंक पेस्ट करें, तो आप इंटरनेट पे संपर्क फॉर्म को लाइव देख सकते हैं। ये एक स्टैंडअलोन पेज के रूप में ऐसा दिखता है, लेकिन आप इसे सीधे अपनी वेबसाइट में भी एम्बेड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इस शेयर पेज पर नीचे स्क्रॉल करना होगा और एम्बेड फॉर्म विकल्पों का उपयोग करना होगा। हालांकि आज की डेमो के लिए मैं सिर्फ स्टैंडअलोन पेज के साथ ही रहूंगा। अब जब हमारा वेब फॉर्म सेट हो गया है तो चलिए मेक में अपना ट्रिगर कॉन्फ़िगर करते हैं। अपने मेक टैब पर वापस जाएं और फिर टैली ट्रिगर के लिए क्रिएट अ वेब हुक पर क्लिक करें। अपने वेब हुक को एक नाम, मैं अपने वेब हुक का नाम टैली कॉन्टैक्ट फॉर्म वेब हुक रखूंगा। फिर क्रिएट अ कनेक्शन पर कहते हैं। कनेक्शन टाइप के तहत ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और टैली ओआथ चुनें और अपनी कनेक्शन को एक नाम दें। मैं इसे माई टैली ओआथ कनेक्शन ही रहने दूंगा। सेव पर क्लिक करें और एक डायलॉग विंडो दिखाई देगी जो मेक को टैली से कनेक्ट करने की अनुमति मांगेगी। आगे बढ़ें, नीचे स्क्रॉल करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। और बस इसी तरह हमारा टैली अकाउंट अब मेक से कनेक्ट हो गया है। अब हमें अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना है। क्रिएट अ वेब हुक डायलॉग में फॉर्म आईडी सेक्शन के तहत अपना नया कॉन्टैक्ट फॉर्म चुनें। फिर सेव पे क्लिक करें और आप यहां देख सकते हैं मूल ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप में वापस कि वेब फॉर्म अब कॉन्फ़िगर हो गया है। आगे बढ़ें और सेव पर क्लिक करें। अब हमें अपने वेब फॉर्म से काम करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो आगे बढ़ें और अपने लाइव टैली वेब फॉर्म पर वापस जाएं और उसमें कुछ सैंपल डेटा भरें। मैं आगे बढ़कर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कैथरीन स्मिथ की ओर से भरने जा रहा हूं। वो एक पेशेवर वायलिन वादक हैं जिन्हें अपनी वेबसाइट के लिए कुछ मदद चाहिए। उनकी वेबसाइट थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ डिजाइन वर्क चाहिए और वो एसईओ में भी मदद चाहती हैं। मैं कैथरीन की पसंदीदा मीटिंग टाइम के साथ भी ये फॉर्म भर दूंगा। मान लीजिए 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे। रुकिए, इस फॉर्म पर सबमिट पर क्लिक करने से पहले वापस मेक पर जाए। पीछे बाईं ओर बैंगनी रंग के रन वंस बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने टैली ट्रिगर पर एक घूमती हुई लोडिंग आइकन वाला सर्कल दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ट्रिगर अब मेक में एक नए फॉर्म रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है। अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर वापस जाएं और सबमिट पर क्लिक करें। हमें टैली में कंफर्मेशन मिल जाता है और अगर हम वापस मेक में जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप खुला है जिसमें हमारे वेब फॉर्म से खींचा गया ढेर सारा डेटा है और उसके बगल में एक हरा टिक मार्क। अब जब हमारा ट्रिगर पूरी तरह सेटअप हो गया है और हम मेक में कॉन्टैक्ट फॉर्म से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हमें उस जानकारी के साथ कुछ करना है।
आइए गूगल शीट्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम उस डेटा को स्टोर कर सकें और भविष्य के स्टेप्स में उसका उपयोग कर सकें। गूगल शीट्स को कनेक्ट करने से पहले हमारे पास एक स्प्रेडशीट होनी चाहिए जिसे कनेक्ट किया जा सके। एक नए टैब में sheets.google.com खोलें। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ा है। स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट सेक्शन में ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करें। जहां ऊपर बाईं ओर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है उस टेक्स्ट को हाईलाइट करें, फिर अपनी स्प्रेडशीट को एक नाम दें। उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशंस। अब चलिए अपनी कॉलम्स में हेडर जोड़ते हैं ताकि हम अपने डेटा को आसानी से सॉर्ट और रिव्यू कर सकें। अब वापस make.com पर जाए और खुले हुए ऑपरेशन पॉपअप में आउटपुट सेक्शन को ढूंढें। फिर नीचे फील्ड्स पर जाएं और उसके बगल में प्लस पर क्लिक करें ताकि फील्ड्स खुल जाएं। अब फील्ड सेक्शन में सभी फील्ड नाम और उनके रिस्पॉन्स को कॉपी करें। गूगल शीट्स पर वापस जाएं और फिर A1 टैब में अपना डेटा पेस्ट करें। यह कुछ इस तरह दिखना चाहिए, जहां आपके पास एक फील्ड नाम है, फिर उसका रिस्पॉन्स, फिर फील्ड नाम, फिर रिस्पॉन्स आदि। आगे बढ़ें और क्या करें, हर फील्ड नाम पर कमांड X या कंट्रोल X दबाएं और फिर उन्हें अलग अलग कॉलम्स में पेस्ट करें। जब आप पूरा कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। फिर सभी सैंपल उत्तरों को हाईलाइट करें और उन्हें हटाने के लिए अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबाएं। अगर आप कॉलम्स की स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि आप पूरे सवाल देख सकें, और आप सभी को हाईलाइट करके फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं ताकि ये ज्यादा न्यूट्रल दिखे, और मैक पर कमांड बैकस्लैश दबाएं। अंत में हम पहली पंक्ति को फ्रीज करना चाहते हैं ताकि ये हेडर बन जाए। व्यू पर क्लिक करें और फिर फ्रीज के अंतर्गत वन रो चुनें। जब आप अपनी स्प्रेडशीट तैयार कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब चलिए मेक में अपने डेटा को मैप करते हैं। मेक तर माता जैन और फिर इस ऑपरेशन आउटपुट पैनल को बंद कर दें। टैली ट्रिगर के दाईं ओर एक प्लस बटन है। एक और मॉड्यूल जोड़ने के लिए उस पर क्लिक करें। फिर सूची में से गूगल शीट्स चुनें। एक्शंस के लिए ऐड रो चुनें। अब आपको अपना गूगल खाता मेक से कनेक्ट करना होगा। क्रिएट अ कनेक्शन पर क्लिक करें, फिर साइन इन विद गूगल पर क्लिक के ठीक वैसे ही जैसे टैली के साथ किया था, आपके सामने एक ऑथराइजेशन विंडो पॉपअप होगी। सूची में से अपना खाता चुनें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर सिलेक्ट ऑल के बगल में चेक बॉक्स पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। मैं तो अपने आप नीले क्लिक हियर टू चूज फाइल बटन पर क्लिक आए, फिर सूची में से संपर्क फॉर्म चुनें। इसके बाद शीट नेम के तहत ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और शीट 1 चुनें। अब तक हमारी स्प्रेडशीट में केवल एक ही शीट है। एक सवाल है जिसमें लिखा है टेबल कंटेन्स हेडर्स, इसे यस पर ही रहने दें। और अब हम मानों को मैप करना चाहते हैं। जो मान यहां खाली फील्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वे वही नाम है जो हमने अपनी प्रत्येक कॉलम को दिए थे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम कॉलम ए में है, लास्ट नेम कॉलम बी में है, फोन नंबर कॉलम सी में है आदि। तो अब हमें संपर्क फॉर्म से जानकारी को सही कॉलम में दिखाने के लिए उसे गूगल शीट में मैप करना होगा। फर्स्ट नेम के नीचे खाली फील्ड पर क्लिक करें और दाईं ओर एक नया पॉपअप दिखाई देगा। इसमें लिखा है टैली 1। नई प्रतिक्रियाएं देखने के लिए नीचे बहुत सारी जानकारी के साथ लिखा है। ये वे सभी डेटा हैं जिन्हें हम अपने ट्रिगर के सक्रिय होने के परिणाम स्वरूप उपयोग कर सकते हैं। फील्ड सेक्शन के अंतर्गत जहां फर्स्ट नेम लिखा है उसे ढूंढें, फिर फर्स्ट नेम को क्लिक करके खींचे। दाईं ओर के पैनल से फर्स्ट नेम के नीचे बाईं ओर के पैनल में खाली फील्ड तक उसे खींचे। अपने संपर्क फॉर्म के सभी फील्ड्स के लिए भी यही प्रक्रिया है। और बेहतर परिणाम के लिए जब आप डेटा लॉक कर रहे हो तो यह जरूरी है कि हर डेटा सेट के लिए स्पष्ट पहचान करता हो। तो चलिए दाईं ओर टैली से इवेंट आईडी लें और उसे बाईं ओर एक खाली कॉलम में खींचें, फिर सेव पर क्लिक करें। अब जब हमने अपने डेटा को मैप कर लिया है तो चलिए टेस्ट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि गूगल शीट सही काम कर रहा है। नीचे बाईं ओर रन वंस बटन के पास एक नीचे की ओर तीर है, उस पर क्लिक करें और फिर सिनारियो रन के अंतर्गत ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और आखिरी रन को चुनें। यह हमें पुराने डेटा के साथ ऑटोमेशन चलाने की अनुमति देता है ताकि आपको हर बार नया संपर्क फॉर्म सबमिट ना करना पड़े। आगे बढ़ें और रन वंस पर क्लिक करें और ठीक उसी तरह हमें टैली और गूगल शीट्स के बगल में एक हरा चेक मार्क मिल जाता है। अगर हम गूगल शीट्स के ऊपर वाले डबल चेक मार्क बटन पर क्लिक करें जिसमें उसके बगल में एक लिखा है, तो हम देख सकते हैं कि इस ऑटोमेशन रन के परिणाम स्वरूप कौन सा इनपुट और आउटपुट बंडल बना है।
और अगर हम अपनी गूगल शीट्स टैब पर वापस जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां से जानकारी आ गई है। अब हम एक इवेंट आईडी भी कैप्चर कर रहे हैं। मैं आगे बढ़कर यहां हमारे अंतिम कॉलम में इवेंट आईडी हेडर जोड़ दूंगा। तो अब हमारा वेब फॉर्म प्रतिक्रियाएं कैप्चर कर रहा है और हम प्रतिक्रिया की जानकारी को एक गूगल शीट में स्टोर कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉजिक और फिल्टर्स कैसे सेट करें ताकि आपका ऑटोमेशन आने वाले इनपुट्स के आधार पर निर्णय ले सके। ठीक है, इस वेबसाइट पर एक नजर डालें। यहाँ जो यूआरएल है वो catherinesmithviolin.com है। वो दिलचस्प नजला है। हालांकि ये दूसरों के साथ वेबसाइट साझा करने का एक आम तरीका है, लेकिन ज्यादातर समय आपका ब्राउजर या ऑटोमेशन टूल्स को पूरी यूआरएल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए वो सब कुछ जो इसके पहले आता है, HTTPS, इस तरह की चीजें। तो चलिए अपनी ऑटोमेशन को इस तरह सेट करते हैं कि जब वेब फॉर्म से यूआरएल आए तो वो जान सके कि वो सही तरीके से फॉर्मेट किए गए हैं या नहीं। मेक में गूगल शीट्स मॉड्यूल के दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि एक और मॉड्यूल जोड़ सकें। फिर फ्लो कंट्रोल पर क्लिक करें और उसके बाद राउटर चुनें। राउटर एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमें ऑटोमेशन को कई रास्तों में बांटने की सुविधा देता है। डिफॉल्ट रूप से दोनों रास्ते अपने आप चलेंगे, लेकिन आप फिल्टर भी सेट कर सकते हैं ताकि अगर कुछ शर्तें सही हों तो कई रास्तों में से केवल एक ही चले। आइए अपना पहला रास्ता एक फिल्टर के साथ सेट करें ताकि यह केवल तभी चले जब यूआरएल सही तरीके से फॉर्मेट किया गया हो। और हम दूसरा रास्ता इस तरह सेट करेंगे कि वो तभी चले जब यूआरएल सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया हो। फिल्टर जोड़ने के लिए रिंच पर क्लिक करें, फिर सेटअप अ फिल्टर पर क्लिक करें। आइए इस फिल्टर को एक लेबल रखें। हम इसे यूआरएल फॉर्मेटेड कर लेंगे। अब हमें कंडीशन सेट करनी है जिसे जांचना है। पहले खाली फील्ड में क्लिक करें ताकि हमारे इनपुट विकल्प खुल जाए। एक टैली नीचे स्क्रॉल करें, वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक चुनें, ऑपरेटर बदलने के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर कंटेन्स केस इनसेंसिटिव चुनें। फिर हम HTTP टैगिंग, फिर ऐड और रूल पर क्लिक आए। इससे यह होता है कि पहला रास्ता तभी चलेगा जब पहली शर्त सही हो या दूसरी शर्त सही हो। अगर आप चाहते हैं कि यह रास्ता केवल तभी चले जब दोनों शर्तें सही हो तो आपको ऐड एंड रूल चुनना होगा। लेकिन हमारे मामले में हम जो करना चाहते हैं वो है HTTP या HTTPS के लिए मूल्यांकन करना। तो हमारी वेबसाइट पर नए खाली फील्ड में ऑपरेटर को कंटेन्स केस इनसेंसिटिव में बदलें और फिर HTTPS जोड़ें, :// फिर से पर क्लिक करें। क्योंकि हमारे पास केवल एक और रास्ता है, इसलिए हमारा दूसरा रास्ता सेटअप करना बहुत आसान है। हम रिंच पर क्लिक कर सकते हैं, सेटअप फिल्टर पर क्लिक करें, इसे URL नॉट फॉर्मेटेड करेक्टली नाम दें और फिर रूट को फॉल बैक के रूप में सेट करें। एक फॉल बैक रूट वो रूट होता है जिसका उपयोग तब किया जाएगा जब जानकारी किसी अन्य फिल्टर से पास नहीं हो पाती है। तो यहां हम बस सेव पे क्लिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए अपनी ऑटोमेशन को सेव कर लेते हैं ताकि अगर हमें पेज छोड़ना पड़े या रिफ्रेश करना पड़े तो हमारी प्रगति ना खो जाए। नीचे बीच में दिए गए सेव आइकन पर क्लिक करें। अगर आपने काफी समय से सेव नहीं किया है तो यह हल्के नारंगी रंग में दिखेगा और सेव करने के बाद हरा हो जाएगा। इससे लॉजिक और फिल्टर्स की बुनियादी बातें पूरी हो जाती हैं। अब चलिए एक वेब स्क्रैपिंग टूल सेटअप करते हैं जो अपने आप उस वेबसाइट को देखेगा जिससे कॉन्टैक्ट फॉर्म में दिया गया है, ताकि उसकी सामग्री के बारे में स्वतः जानकारी मिल सके। कॉन्टैक्ट फॉर्म में दी गई वेबसाइट से जानकारी अपने आप निकालने के लिए हम ब्राउज AI नामक टूल का उपयोग करेंगे। स्क्रीन पर या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक का उपयोग करके मुफ्त में साइन अप करें। आगे बढ़ें और साइन अप करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें और फिर अगली पेज पर मुझसे मिलें। एक बार जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको यह ऑनबोर्डिंग सर्वे मिलेगा। आगे बढ़ें और इसे बढ़ दें। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? ड्रॉप डाउन में यूट्यूब पर क्लिक करें। जब आप उस सवाल पर पहुंचे तो आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ बट हैव नो एक्सपीरियंस इन स्क्रैपिंग वेब डेटा पर क्लिक करें। ठीक है, हम अंदर आ गए। साइन अप के बाद जो पहली पेज खुलेगी वो बिल्ड न्यू रोबोट पेज है। यह आपसे इन विकल्पों में से एक चुनने के लिए कहता है, या तो संरचित डेटा निकालना या साइट में बदलाव की निगरानी करना। अगर आप शुरू से बनाना चाहते हैं तो यह विकल्प ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले से बने हुए रोबोट को कैसे लें ताकि आपको शुरू से बनाने की जरूरत ना पड़े। अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में जाएं और browse.ai/prebuiltrobot खोलें -robots। यहां आप स्क्रॉल करके ढेर सारे पहले से बने वेब स्क्रैपिंग रोबोट्स देख सकते हैं। यहां वर्डप्रेस, लिंक्डइन, मेक और कई अन्य टूल्स के लिए टूल्स उपलब्ध है।
हम जो टूल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बस वेबसाइट से HTML निकालता है। प्री बिल्ड रोबोट्स के सर्च फील्ड में HTML टाइप करें और उस रोबोट को चुनें जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट HTML कोड एंड कैप्चर अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम एनी वेब पेज। फिर सेटअप नाउ पर क्लिक करें। टेस्टिंग के लिए आपको एक वेब पेज URL की जरूरत होगी, तो मैं हमारे स्प्रेडशीट से URL लेकर यहां पेस्ट कर दूंगा। और निश्चित रूप से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये HTTP के साथ सही तरीके से फॉर्मेट किया गया हो। यदि ऐसा होता है कि आप इसे इसमें सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करते हैं, नीचे स्क्रॉल करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। फिर ये जांचें कि सब कुछ सही लग रहा है और फिनिश पे क्लिक करें। ये एक टेस्ट टास्क चलाएगा। आप देख सकते हैं कि ब्राउज एआई उस URL पर कैसे जाता है और वेब पेज से जानकारी निकालता है। मैं आपको परिणाम दिखाने के लिए आगे बढ़ा देता हूं। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक सफलता संदेश मिलना चाहिए। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है जिस पर हम क्लिक करके बड़ा देख सकते हैं। ओ हाँ, उस वेबसाइट को वाकई कुछ मदद की जरूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे वेब डिजाइन के लिए जो से संपर्क कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट बंद करने के लिए ऊपर दाईं ओर X पर क्लिक कर करते हैं और HTML देखने के लिए आप रीड मोड पर क्लिक कर सकते हैं और वहां साइट का पूरा HTML कोड है। अब जब तक आपको HTML कोड के साथ काम करना नहीं आता, ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसकी चिंता मत कीजिए। हम इस जानकारी को प्रोसेस करने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे और AI को ठीक ठीक पता है कि HTML के साथ क्या करना है। चलिए वापस मेक पे चलते हैं। अब जब हमने अपना रोबोट ब्राउज AI में सेट कर लिया है तो चलिए browse.ai को मेक के अंदर सेट करते हैं। हमें अपनी ऑटोमेशन की एक दिशा चुननी होगी जिससे हम शुरू करें। मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वेब फॉर्म में जो URL है वो सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया है। एक टास्क है, अपने अकाउंट को लिंक करने के लिए क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करें। अगर आप चाहें तो अपने कनेक्शन को एक नाम दें, फिर सेव पर क्लिक करें। बाकी ऐप्स की तरह आपको एक ऑथराइजेशन विंडो दिखाई देगी जो पॉपअप होगी। हालांकि अगर आप पहले से ही ब्राउज AI में लॉगिन हैं तो इसमें कोई अतिरिक्त स्टेप्स की जरूरत नहीं है। अब हमें अपना रोबोट चुनना होगा। अब अगर आप रोबोट फील्ड में क्लिक करेंगे तो ये हमारी इनपुट्स लिस्ट दिखाएगा जो हमें असल में नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी make.com मैप मोड पर सेक है। दाईं ओर ये टॉगल देखें जिस पर मैप लिखा है, इसे बंद कर दें। अब ये खाली फील्ड एक ड्रॉप डाउन में बदल जाता है जिसे हम क्लिक कर सकते हैं और फिर अपना रोबोट चुन सकते हैं, एक्सट्रैक्ट HTML कोड। यहां ये मेरे लिए वेब पेज URL यानी catherinesmithviolent.com को ले आता है, लेकिन हम असल में इसे डायनामिक रूप से सेट करना चाहते हैं। हर बार सिर्फ इसी वेबसाइट को चेक करने के बजाय हम उस वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं जो हमारे वेब फॉर्म में आती है। तो चलिए उस URL को हटा देते हैं और फिर अपनी इनपुट्स लिस्ट में वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक चुनें। फिर सेव पे क्लिक करें। अब चलिए अपनी ऑटोमेशन को टेस्ट करते हैं ताकि ये सही से चल रही है। अगर हमारे लॉजिक सही सेट है तो ये फॉल बैक पाथ चलना चाहिए। रन वंस के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर खींचते हैं। सबसे हालिया सफल सिनेरियो रन को चुनें, फिर रन वंस पर क्लिक करें। यहां हमें एक एरर मिला है। ऐसा कभी कभी होता है जब आप ऑटोमेशन बना रहे होते हैं तो डिबगिंग की जरूरत पड़ना काफी सामान्य है। अगर आपको कभी कोई एरर मिले तो लॉग्स देखने के लिए जो लाल आइकन दिखाई देता है उस पर क्लिक करें। याद है मैंने कहा था ब्राउज AI तब तक नहीं चलेगा जब तक URL सही फॉर्मेट में ना हो। यही वो एरर है, पैरामीटर ओरिजिन URL में अमान्य URL। आइए इसे बंद करें और ठीक करें। ब्राउज AI खोलें, वेब पेज URL फील्ड में क्लिक करें और फिर अपने कर्सर को वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक के बाईं ओर ले जाएं। डायनामिक इनपुट, फिर टाइप करें http:// अब अगर संपर्क फॉर्म में शामिल URL में HTTP प्रीफिक्स नहीं है तो हमारी ऑटोमेशन की लॉजिक उसे चेक करेगी और जोड़ देगी, इससे पहले कि यह ब्राउज AI तक पहुंचे। सेव पर क्लिक करें और फिर चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। रन वंस के बदल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। फिर से सबसे हालिया सफल रहा हो तो ले। आखिरी वाला सफल नहीं था तो चलिए उससे पहले वाला चुनते हैं। फिर रन वंस पे क्लिक करें। अब हमारी ऑटोमेशन सही तरीके से चल रही है। और अगर हम ऑपरेशन समरी खोलने के लिए 2 चेकमार्क वाले बटन पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि ब्राउज AI चला और एक आउटपुट बंडल जनरेट किया। लेकिन आप यहां कुछ नोटिस करेंगे, अगर आप कैप्चर टेक्स्ट खोलने के लिए क्लिक करते हैं तो ये खाली है। ऐसा क्यों है? ब्राउज AI को अपना टास्क पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है।
यहाँ हो क्या रहा है कि मेक सफलतापूर्वक टास्क शुरू कर देता है, लेकिन ये ऑटोमेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले ब्राउज के खत्म होने का इंतजार नहीं करता। अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाना जारी रखने के लिए हमें वास्तव में एक और सिनारियो सेटअप करना होगा। हम नया सिनारियो तब ट्रिगर कर सकते हैं जब ब्राउज एआई अपना टास्क पूरा कर ले, लेकिन नए सिनारियो के लिए। इस सिनारियो में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए हमें इसमें कुछ जानकारी भेजनी होगी। तो चलिए अपने गूगल शीट में कुछ अतिरिक्त जानकारी लॉग करते हैं, ताकि फॉर्म की जानकारी अगले सिनारियो तक पहुंचाई जा सके। ब्राउज एआई के दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि एक और मॉड्यूल जोड़ सके। गूगल शीट्स चुनें, फिर अपडेट एरो चुनें। क्योंकि आपने पहले ही अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट कर लिया है, ये पहले से लिंक है और हमें नई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। स्प्रेडशीट आईडी के नीचे नीले बटन पर तीखते ले, परंतु हमें उस पंक्ति को अपडेट करना होगा जो हमने अभी गूगल शीट्स में बनाई थे। तो खाली रो नंबर फील्ड में क्लिक करें, गूगल शीट्स इनपुट सेक्शन ढूंढें और फिर रो नंबर चुनें। हम उसे बता देंगे टेबल में हेडर्स डालें और चलिए एक खाली कॉलम ढूंढते हैं। आखिरी कॉलम जिसे हमने पहले नाम दिया था वो इवेंट आईडी कॉलम था, इस मामले में कॉलम आई। तो चलिए कुछ नई जानकारी कॉलम जे में डालते हैं। आपके सामने जो भी खाली फील्ड हो उस पर कर करें, फिर ब्राउज एआई इनपुट सेक्शन से चुनें कार्य की पहचान संख्या। इसे अपनी स्प्रेडशीट में दर्ज करके हम इस टास्क आईडी को देखकर अपने अगले ऑटोमेशन में वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां हमने छोड़ा था। सेव पर क्लिक करें, फिर अपनी स्प्रेडशीट पर वापस जाएं और अंतिम कॉलम को एक नाम दें। मेरे मामले में ये जे है और मैं इसे ब्राउज एआई टास्क आईडी कहूंगा। चलिए वापस आकर यहां एक और परीक्षण करते हैं। फिर से हम इसे अपनी पिछली सफल रन की डेटा के साथ चलाएंगे और एक बार रन करेंगे। और अगर हम अपनी स्प्रेडशीट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज है जो हमने टेस्टिंग के दौरान बनाई है। लेकिन अब हमारा आखिरी कॉलम ब्राउज एआई टास्क आईडी उस टास्क आईडी को दिखाता है जो ब्राउज एआई टास्क शुरू करते समय जनरेट हुई थी। चलिए वापस मेक पर चलते हैं और अपना काम सेव करते हैं। चलिए अपने यूआरएल को सही फॉर्मेट में सेटअप करना पूरा करते हैं। ब्लैंक मॉड्यूल पर क्लिक करें और ब्राउज एआई को उसी तरह सेटअप करें जैसे हमने दूसरे पाथ के लिए किया था। लेकिन इस बार वेब पेज यूआरएल के लिए आपको बस वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक का चयन करना होगा। इस बार आपको HTTP या HTTPS प्रीफिक्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाथ केवल तभी चलता है जब यूआरएल पहले से ही सही फॉर्मेट में हो। इसके बाद गूगल शीट्स मॉड्यूल दोनों पाथ में लगभग एक जैसा ही चलेगा। वास्तव में जो चीज़ पाथ के अनुसार बदलती है वो ये है कि हम ब्राउज या मॉड्यूल के साथ क्या करते हैं। तो नए गूगल शीट्स मॉड्यूल को मैनुअली सेटअप करने और क्लिक करने के बजाय चलिए इसे बस कॉपी कर लेते हैं। किसी मॉड्यूल को चुनने के लिए अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबा कर रखें और उस मॉड्यूल पर क्लिक करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर मैक पर कमांड सी या विंडोज पर कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करें, खाली जगह पर क्लिक करें और फिर मैक पर कमांड वी या विंडोज पर कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट करें। और बस इसी तरह नया गूगल शीट्स मॉड्यूल जोड़ दिया गया है। और अगर हम इसे ब्राउज या मॉड्यूल के ठीक बगल में खींच कर ले जाएं तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन बदलाव करना है। मॉड्यूल को खोलने के लिए उस पर पड़ते हैं, उस फील्ड तक नीचे स्क्रॉल करें जहां हम ब्राउज एआई से टास्क आईडी लॉक कर रहे हैं, उसे डिलीट करें और फिर बाईं और इनपुट लिस्ट से टास्क आईडी चुनें। पुराना वाला काम नहीं करता क्योंकि वो पहले वाले पाथ में ब्राउज एआई मॉड्यूल को रेफर कर रहा था। हमें इस नए पाथ में ब्राउज एआई मॉड्यूल को रेफर करना है। यह परिदृश्य काफी अच्छा लगा है। इसे बंद करने से पहले नीचे दिए गए इस मैजिक वैंड आइकन पर क्लिक करें ताकि सब कुछ अपने आप अलाइन हो जाए और अच्छा और सुंदर दिखे। हम सेव पर क्लिक करेंगे और अब सब कुछ तैयार है। अब हम अपने नए परिदृश्य के साथ ऑटोमेशन के अगले चरण को बनाना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे जैसे हम अगला परिदृश्य बनाएंगे हमें कुछ टेस्टिंग करनी होगी और उस टेस्टिंग के लिए इस परिदृश्य को एक्टिवेट करना जरूरी होगा। तो बाईं और सिनेरियोज मेन्यू बटन पर राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने ब्राउजर के ऊपरी हिस्से में मौजूद उस बिल्कुल नए टैब पर धीरे से क्लिक करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार हमने एक परिदृश्य बनाया था। स्क्रीन के बीच में एक बड़ा बैंगनी प्लस बटन है और ऐप्स की सूची खुल जाती है। आगे बढ़ें और ब्राउज एआई सर्च करें
और वॉच टास्क एग्जीक्यूशन फिनिश्ड को चुनें। कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप में क्रिएट वेबहुक पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन से अपना रोबोट चुनें और फिर इवेंट ड्रॉप डाउन से टास्क फिनिश्ड सक्सेसफुली चुनें और सेव पर क्लिक करें। मेक आपके लिए वेबहुक सेट कर देगा। आगे बढ़े और सेव कर क्लिक करें। ठीक है, अब हमें कुछ टेस्ट डेटा चाहिए और इसी वजह से हमने दूसरा टैब खुला छोड़ा था। आगे बढ़े और नीचे बाई और रन वंस पे क्लिक। अब ब्राउज एआई एक पूर्ण किए गए टास्क की तलाश कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक पूरा टास्क होने के लिए हमें एक टास्क शुरू करना होगा। तो अपने पहले वाले सिनारियो पर वापस जाएं और फिर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें ताकि मौजूदा डेटा के साथ रन कर सकें और फिर से सबसे हालिया सफल टास्क को चुनें। अब जब आप इस नए सिनेरियो में लौटेंगे तो आपको कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती हैं। पहली चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है कि रन वंस बटन लाल हो जाता है और लाइव डेटा आने का इंतजार करने लगता है। या अगर टास्क पूरा हो गया है तो आप देखेंगे कि अब वेबहुक कतार में बिना प्रोसेस किया हुआ डेटा है। इसका मतलब है कि वेबहुक ने जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। ये बिल्कुल सही है। आइए इस सिनेरियो को मौजूदा वेबहुक डेटा का उपयोग करके चलाते हैं। और हो गया। अब हमारे पास काम करने के लिए कुछ डेटा है। ऑपरेशन 1 के तहत आउटपुट में प्लस बटन के साथ टास्क डिटेल्स खोलने के लिए क्लिक करें और यहां हम टास्क आईडी देख सकते हैं। अगर हम अपने गूगल शीट पर वापस जाएं तो देख सकते हैं कि सबसे हाल ही में लॉक की गई ब्राउज एआई टास्क आईडी वही है जो हमारे नए सिनारियो में अभी अभी आई है। ये बहुत बढ़िया है। तो अब हमें अपने नए सिनारियो में इस पंक्ति को ढूंढना है। आइए अपने नए सिनारियो पर लौटते हैं। इस ऑपरेशन सारांश को बंद करें और नया मॉड्यूल जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। फिर गूगल शीट्स चुनें। अब हम जानकारी जोड़ना नहीं बल्कि जानकारी खोजना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी क्रिया के लिए सर्च रोज चुनेंगे। सूची से अपना स्प्रेडशीट चुनें, संबंधित शीट चुनें और फिर एक फिल्टर सेट करें। पहले खाली ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और ब्राउज एआई टास्क आईडी चुनें। फिर टेक्स्ट ऑपरेटर्स को इक्वल टू पे ही रहने में। नीचे खाली जगह पर क्लिक करें और ब्राउज एआई टास्क आईडी चुनें। सेव पर क्लिक करें और अब चलिए अपने नए मॉड्यूल का परीक्षण करते हैं। रन वंस के बगल में ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें, सबसे हालिया सफल सिनेरियो रन चुनें और रन वंस पर क्लिक करें। अब अगर हम गूगल शीट्स के लिए ऑपरेशन समरी खोलने के लिए क्लिक करें और आउटपुट बंडल देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, ये वही जानकारी है जो हमने संपर्क फॉर्म से लॉक की थी। बहुत बढ़िया। तो अब हम उसी जानकारी के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे पास पहले की। आइए आगे बढ़ें और अपनी प्रगति को सेव करें। अब हमारी ऑटोमेशन सबमिशन को लॉक कर रही है, डेटा को फिल्टर कर रही है, वेबसाइट्स को स्क्रैप कर रही है और सारी जानकारी दूसरे सिनेरियो को भेज रही है। अब चलिए इसे एक एआई एजेंट के साथ स्मार्ट बनाते हैं जो वास्तव में आपके लिए निर्णय ले सकता है, मीटिंग शेड्यूल कर सकता है और ईमेल भेज सकता है। एआई एजेंट मूल रूप से एक एलएलएम है जिसे टूल्स तक पहुंच है। ये वास्तव में आपके लिए काम कर सकता है, जैसे इवेंट शेड्यूल करना या ईमेल भेजना, ना कि केवल आपको टेक्स्ट आउटपुट देना। एआई एजेंट जोड़ने और मेक में इसे जोड़ने के लिए अपने गूगल शीट्स मॉड्यूल के दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करें और फिर एजेंट सर्च करें। सबसे पहली ऑप्शन है मेक एआई एजेंट्स और हम रन एन एजेंट को चुनेंगे। जो सेटिंग्स पैनल दिखाई देगा उसमें क्रिएट एन एआई एजेंट पर क्लिक करें। फिर क्रिएट अ कनेक्शन पर क्लिक करें। अगर आप चाहें तो अपनी कनेक्शन को एक नाम दें और फिर सेव पर क्लिक करें। अब अपने एजेंट को एक नाम ले। मैं अपने एजेंट का नाम एआई ऑटो रिस्पॉन्डर रखूंगा। अब ड्रॉप डाउन से एक मॉडल चुनें। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़े मॉडल इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अब हमें अपने एजेंट को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट मूल रूप से एक प्रारंभिक संदेश होता है जो हमारे एजेंट को बताता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है, उसका उद्देश्य क्या है और अगर कोई दिशा निर्देश है तो उन्हें जवाब बनाते समय कैसे पालन करना है। आपका पहला सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाना आसान हो इसके लिए मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस टेम्पलेट का एक त्वरित विवरण दूंगा और आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पहचान होती है। हम एजेंट को बताते हैं कि वो कौन है। इस मामले में हम उसे बता रहे हैं कि वो जोज वेब डिजाइन से जो के रूप में कार्य कर रहा है। संदर्भ यह है कि वो संपर्क फॉर्म सबमिशन का जवाब दे रहा है और हम उसे बता रहे हैं कि उसे कौन कौन से टूल्स उपलब्ध होंगे। हम उसे बता रहे हैं कि हम उसे कौन सा इनपुट डेटा देने वाले हैं और फिर हम उसे कुछ कार्य सौंप रहे हैं। कार्य एक ये मूल्यांकन करना है कि मीटिंग शेड्यूल करना उपयुक्त है या नहीं।
अगर मीटिंग शेड्यूल करना उपयुक्त है तो ये कैलेंडर में देखेगा कि उनकी पसंदीदा तारीख उपलब्ध है या नहीं, और अगर है तो उसे शेड्यूल कर देगा। अगर नहीं तो ये कुछ उपलब्ध समय सुझाएगा। दूसरा कार्य एक उत्तर लिखता है। ये दी गई वेबसाइट की HTML का विश्लेषण करेगा ताकि उनके व्यवसाय और उनके बारे में अन्य जानकारी का पता लगा सके। उत्तर तैयार करते समय कुछ पैरामीटर्स भी हैं जिनका पालन करना चाहिए। अंत में तीसरा कार्य यह है कि उस संदेश को जीमेल के माध्यम से दिए गए ईमेल पते पर भेजा जाए। आगे बढ़ें और मैक पर कमांड A या विंडोज पर कंट्रोल A दबाकर सब कुछ हाईलाइट करें। फिर कमांड C या कंट्रोल C से कॉपी करें और मेक पर वापस लौटें। फिर इसे अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में पेस्ट करें और सेव पर क्लिक करें। अब एक त्वरित नोट, हमने इसे मेक की बिल्ट इन AI क्षमताओं का उपयोग करके सेटअप किया है। हालांकि आप अन्य थर्ड पार्टी LLMs का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे OpenAI, क्लॉड या जेमिनाई। वास्तव में मैं ChatGPT के सबसे हालिया मॉडल का उपयोग करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एजेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसे सेटअप करना थोड़ा अधिक जटिल है। तो आज की हमारी ट्यूटोरियल के लिए हम चीज़ों को सरल रख रहे हैं और मेक की बिल्ट इन AI क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। अब चलिए अपने एजेंट को कुछ इनपुट्स देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पैनल के नीचे तक स्क्रॉल करें और मैसेजेस के अंतर्गत ऐड आइटम पर क्लिक करें। मैसेज 1 के नीचे खाली जगह पर क्लिक करें और फिर अपनी स्प्रेडशीट से सारी जानकारी यहां पास करें। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट नेम कॉलन, और फिर हम अपनी स्प्रेडशीट से फर्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे। हम एक नई लाइन बनाएंगे, लास्ट नेम टाइप करेंगे और फिर अपनी स्प्रेडशीट से लास्ट नेम जोड़ेंगे। ऐसा करते रहें जब तक कि आपका संदेश कुछ इस तरह ना दिखने लगे। हम इसमें नाम, वेबसाइट, ईमेल, संदेश, पसंदीदा तारीख और पसंदीदा समय शामिल करना चाहते हैं। अब एक नई लाइन बनाएं, HTML लिखें और फिर वो HTML जोड़ें जो हमारे ब्राउज AI मॉड्यूल द्वारा कैप्चर की गई थी। ब्राउज AI इनपुट्स के अंतर्गत कैप्चर टेक्स्ट सेक्शन के बाईं ओर वाले तीर पर क्लिक करें ताकि वो विस्तार से खुल जाए, और फिर HTML आउटपुट को चुनें। एक बार जब आप ये कर लें तो सेव पर क्लिक करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अपने एजेंट का परीक्षण करते हैं। रूट के बगल में ड्रॉप डाउन तीर पर एक बार क्लिक करें और हाल ही में सफल रहे किसी परिदृश्य को फिर से चलाएं। हमारा एजेंट सफलतापूर्वक चला, और अगर हम आउटपुट और बंडल 1 के अंतर्गत ऑपरेशन समरी खोलने के लिए क्लिक करें तो हम एक रिस्पॉन्स आइटम देख सकते हैं, जिसे विस्तार से देखने पर हम सब्जेक्ट लाइन और उसने जो संदेश बनाया है वो देख सकते हैं। अब हमने एजेंट को बताया था कि हमने उसे अपने कैलेंडर और जीमेल तक पहुंच दी है, लेकिन असल में हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो चलिए अब अपना कैलेंडर सेटअप करते हैं। कैलेंडर को कनेक्ट करने के लिए हम कुछ थोड़ा अलग करने जा रहे हैं। मेक AI एजेंट के बाद एक नया मॉड्यूल जोड़ने के बजाय हम AI एजेंट को एक टूल के रूप में कैलेंडर देने जा रहे हैं। तो एजेंट को खोलने के लिए क्लिक करें और फिर टूल्स सेक्शन में ऐड टूल्स पर क्लिक करें। सेलेक्ट ए मॉड्यूल टूल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर क्रिएट मॉड्यूल टूल पर क्लिक करें। कैलेंडर सर्च करें और गूगल कैलेंडर को चुनें। इसके बाद गेट फ्री बिजी इंफॉर्मेशन ढूंढें और उसे सूची से चुनें। अगर आप चाहे तो नाम और विवरण बदल सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तव में जरूरत नहीं है। कनेक्शन के लिए अपने कनेक्टेड गूगल अकाउंट को चुनें और फिर अगर कनेक्शन परमिशन अपडेट करने के लिए कहा जाए तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और दिए गए निर्देशों का पालन थे। इसके बाद टाइम रेंज फ्रॉम के लिए लेट द AI एजेंट डिसाइड पर क्लिक करें। एजेंट को निर्णय लेने दें। अंत में कैलेंडर्स के अंतर्गत ऐड आइटम पर गिर धरे। मैपिंग टॉगल को ऑफ पर बदलें, फिर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और वो कैलेंडर चुनें जिसे आप चेक करना चाहते हैं। जब आप ये कर लें तो ऐड पर क्लिक करें। अब हमारे AI एजेंट को इस गूगल कैलेंडर को चेक करने की अनुमति मिल गई है ताकि वो किसी भी विशेष तारीख और समय पर यह देख सके कि वो फ्री है या व्यस्त। अब चलिए इसे कैलेंडर में इवेंट जोड़ने की क्षमता भी देते हैं। फिर से ऐड टूल्स मॉड्यूल पर क्लिक करें। मॉड्यूल टूल और क्रिएट मॉड्यूल टूल को चुनें। फिर से गूगल कैलेंडर चुनें और फिर क्रिएट एन इवेंट चुनें। फिर से आप चाहें तो नाम और विवरण बदल सकते हैं, लेकिन इसकी वास्तव में जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करें और आपकी कनेक्शन सेटिंग पहले से ही सेट होनी चाहिए। क्रिएट एन इवेंट को क्विकली से बदलकर इन डिटेल कर दें। कैलेंडर आईडी ड्रॉप डाउन से अपना संबंधित कैलेंडर चुनें। फिर इवेंट नाम के लिए लेट पर टिक करें। AI एजेंट को निर्णय दें। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोड़ने के लिए अगर आप अपनी मीटिंग्स ऐसे ही करना चाहते हैं तो यस बटन को चुनें। अटेंडीज के लिए लेट द AI डिसाइड से दें।
ऑल्ट इवेंट के लिए नो। स्टार्ट डेट के लिए लेट एआई एजेंट डिसाइड चुने। एंड डेट के लिए भी लेट एआई एजेंट डिसाइड। फिर ड्यूरेशन के लिए चलिए तय करते हैं कि हमारी मीटिंग कितनी लंबी होनी चाहिए। मान लीजिए 30 मिनट। फॉर्मेट है HH:MM। तो हम 00:30 लिखेंगे ताकि डिफॉल्ट अवधि 30 मिनट हो जाए। अब एडवांस सेटिंग्स के टॉगल को चुनें और नीचे स्क्रॉल करें। फिर उस बॉक्स को चुनें जिससे एआई एजेंट डिस्क्रिप्शन तय कर सके। चूंकि जोस वेब डिजाइन के जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं इसलिए लोकेशन की जरूरत नहीं है, हम इसे छोड़ सकते हैं। फिर बाकी कैलेंडर सेटिंग्स को अपनी पसंद के अनुसार सेट करें। तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब जब हमारे एआई एजेंट को कैलेंडर की एक्सेस मिल गई है तो चलिए इसे एक टूल के रूप में जीमेल की भी एक्सेस देते हैं। मेक एआई एजेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप में ऐड टूल्स पर क्लिक करें। मॉड्यूल टूल चुनें, फिर क्रिएट मॉड्यूल टूल पर जाएं और ऐप सर्च में जीमेल चुनें। फिर एक ईमेल भेजें। फिर से आप इसे कोई नाम और विवरण दे सकते हैं। मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ दूंगा। फिर क्रिएट अ कनेक्शन पर क्लिक करें। फिर साइन इन विद गूगल पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। एक बार जब आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए तो नीचे स्क्रॉल करें और टू फील्ड के लिए उस बॉक्स को चेक करें जिससे एआई एजेंट खुद तय कर सके। एआई एजेंट को विषय तय करने दें। बॉडी टाइप को कलेक्शन ऑफ कंटेंट से बदलकर रॉ HTML कर दें और फिर उस बॉक्स को चेक करें जिससे एआई एजेंट कंटेंट तय कर सके। अंत में ऐड द टिक है। अब जब मैं यहां ऐड पर क्लिक करता हूं तो ये नहीं होता, और अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं क्यों। यहां एक त्रुटि है। ये कहता है कि अधिकतम सक्रिय परिदृश्यों की संख्या पार हो गई है। मेक के फ्री प्लान में आप केवल 2 सक्रिय परिदृश्य ही रख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं लेकिन हमने अभी तक कोई भी परिदृश्य सक्रिय नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई एजेंट के अंदर हर मॉड्यूल एक सक्रिय ऑन डिमांड परिदृश्य के रूप में गिना जाता है। तकनीकी रूप से ये एक छोटा सा मिनी परिदृश्य होता है जिसे एजेंट जब चाहे चला सकता है। तो अपना काम पूरा करने और इस मॉड्यूल को सेव करने के लिए हमें एक पेड अकाउंट के लिए साइन अप करना होगा। इस टैब को बंद किए बिना बाईं ओर ऑर्ग बटन पर राइट क्लिक करें और ओपन लिंक के न्यू टैब पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर सफेद मेन्यू में सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें, प्लान्स की तुलना करें और कम से कम कोर प्लान में अपग्रेड करें। एक बार जब आप ये कर लेंगे तो आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा कि आपका प्लान सफलतापूर्वक बदल गया है। बहुत बढ़िया। अब हम कोर प्लान गए। चलिए वापस काम पर लौटते हैं। हम इस टैब को बंद कर देंगे और फिर अपने खुले हुए जीमेल के लिए ऐड मॉड्यूल टूल में चलिए ऐड पर क्लिक करता है और हो गया। अब हमारे एआई एजेंट को हमारे कैलेंडर तक पहुंच है और ये हमारी ओर से ईमेल भेज सकता है। अपने एआई एजेंट के लिए बदलाव लॉक करने के लिए सेव पर क्लिक करें और फिर अपना परिदृश्य भी सेव करें। अब हमारे एआई एजेंट को हमारे कैलेंडर और ईमेल दोनों तक पहुंच है, लेकिन हमें इसे अभी भी टेस्ट करना बाकी है। एक नई टैब में चलिए अपना कैलेंडर खोलते हैं और एक अन्य टैब में संयोग से मेरे पास यहां कैथरीन स्मिथ के ईमेल पते की भी कॉट है। मैक पर वापस आते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारा नया एआई एजेंट अपने सभी टूल्स के साथ सही से काम कर रहा है या नहीं। रन वंस के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और हाल ही में चले किसी परिदृश्य के डेटा के साथ एक टेस्ट रन करें। मेक हमें सफलता दिखाता है, लेकिन अब असली परीक्षा का समय है। आइए कैलेंडर खोलते हैं और हम देख सकते हैं कि 7 जनवरी के लिए एक कंसल्टेशन जोड़ा गया है। ईमेल अकाउंट चेक करते हैं, इनबॉक्स को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ कंसल्टेशन इवेंट का इनवाइट भी है, साथ ही एक ईमेल रिस्पॉन्स भी। अब हमारा ऑटोमेशन पूरी तरह से बन चुका है। जब कोई व्यक्ति संपर्क फॉर्म सबमिट करता है तो उसे 1 मिनट के भीतर व्यक्तिगत उत्तर मिल जाना चाहिए, लेकिन हमने इसे केवल टुकड़ों में ही पेस्ट किया है। आइए सब कुछ चालू करें और देखें कि क्या ये वास्तव में काम करता है। आइए सुनिश्चित करें कि हमारा सिनेरियो सेव हो गया है और फिर बाईं ओर के मेन्यू में सिनेरियोस पर क्लिक करें। यहां दोनों सिनेरियोस को चालू कर दें। दाईं ओर हर एक के बगल में स्विच को टॉगल करें। अब सैद्धांतिक रूप से जैसे ही संपर्क फॉर्म सबमिट किया जाता है ऑटोमेशन चलना चाहिए, जिसमें पहला हमारा टैली ट्रिगर होगा और दूसरा हमारे ब्राउज एआई टास्क कंप्लीशन ट्रिगर द्वारा सक्रिय होगा। आइए अपने संपर्क फॉर्म के लिए कुछ जानकारी सबमिट करें। मैं इसे पिछली बार की तरह ही जानकारी से भरूंगा, हालांकि इस बार मैं थोड़ा अलग सवाल टाइप करूंगा और एक अलग तारीख दूंगा। एक बार जब आपका टेस्ट फॉर्म भर जाए तो सबमिट पर क्लिक लें और लगभग 1 मिनट बाद हमारे कैलेंडर में एक नया इवेंट दिखाई देता है और अगर हम उसे खोलने के लिए क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि एजेंडा शामिल है, साथ ही एक गूगल मीट लिंक भी है।
और फिर अगर हम अपने इनबॉक्स में जाएं, रिफ्रेश पर क्लिक करें तो नया इवेंट इनविटेशन दिखाई देता है, साथ ही संबंधित पर्सनलाइज्ड ईमेल भी। हमारा ऑटोमेशन लाइव है और काम कर रहा है, मीटिंग्स बुक कर रहा है और कुछ ही पलों में पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज रहा है। लेकिन जब आप खुद से कुछ बना रहे होते हैं तो आपको गलतियों का सामना करना पड़ेगा और ये सामान्य है। आइए देखें कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो उन्हें कैसे ट्रबल शूट करें। अगर आपकी ऑटोमेशन सफलतापूर्वक नहीं चलती है तो आपको किसी ना किसी प्रकार की एरर नोटिफिकेशन मिलेगी। उदाहरण के लिए यहाँ ऑल सिनारियोज व्यू में हम यहाँ एक छोटा पीला त्रिकोण देख सकते हैं जो बता रहा है कि इस सिनारियो को रिटेंशन की आवश्यकता है। आइए और अधिक विवरण देखने के लिए क्लिक करें। यहाँ ये बता रहा है कि एरर का कारण ये है कि एक पैरामीटर के लिए वैलिडेशन फेल हो गया है। आइए हिस्ट्री टैब पर क्लिक करें, फिर आखिरी एरर वाले रन पर डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। यहां हम लॉग में देख सकते हैं कि यह बता रहा है कि एक पैरामीटर के लिए वैलिडेशन फेल हो गया है और फिर अमान्य पैरामीटर यूआरएल है। यह हमारे ब्राउज एआई मॉड्यूल तय है। तो अगर हम मॉड्यूल पर क्लिक करें तो हम ऑपरेशन के और विवरण देख सकते हैं। लगभग ये तय है कि आपको कभी ना कभी अपनी ऑटोमेशन को डिबग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेक इसे बेहद आसान बना देता है। बस अपने हिस्ट्री में जाएं, लॉग्स देखें, अपनी ऑटोमेशन में जिस बिंदु पर समस्या है उसे ढूंढें, एरर मैसेज पढ़ें और फिर अपनी ऑटोमेशन को उसी अनुसार अपडेट करें। अब जब आप जानते हैं कि आम ऑटोमेशन समस्याओं का समाधान और सुधार कैसे करें, तो चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। जब make.com पर पहले से ही तैयार उपयोग के लिए ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं, तो सब कुछ शुरू से बनाने की क्या जरूरत है। मैं आपको दिखाता हूं कि अपनी अगली ऑटोमेशन को कैसे जल्दी शुरू करें। अपने डैशबोर्ड पर बाईं ओर मेन्यू से टेम्पलेट्स ढूंढें और उस पर क्लिक करें। और यहां आपको तैयार ऑटोमेशंस की एक विशाल सूची मिलेगी जिन्हें आप तुरंत ले सकते हैं और काम करना शुरू कर सकते हैं। या स्क्रॉल करने की बजाय आप ऐप्स या फंक्शंस को नाम से भी खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप टैली को स्लैक से कनेक्ट करते हैं। आप टैली सर्च कर सकते हैं, फिर उसे सूची में क्लिक करें, फिर स्लैक टाइप करें और उसे भी सूची में क्लिक करें। और अब इन फिल्टर्स का उपयोग करके हमें उन दोनों ऐप्स का उपयोग करने वाले टेम्पलेट्स की एक व्यक्तिगत सूची मिलती है। इनमें से किसी एक का उपयोग शुरू करने के लिए पहले से बने ऑटोमेशन का उपयोग करने के लिए बस जिस पर आप काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, स्टार्ट गाइडेड सेटअप बटन पर क्लिक करें और फिर कॉन्फ़िगरेशन पैनल्स में लाइट बल्ब पॉपअप्स द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपने अभी सीखा कि कैसे टास्क्स को ऑटोमेट करें, एआई और लॉजिक जोड़ें, समस्याओं का समाधान करें और अपने सभी पसंदीदा ऐप्स को कनेक्ट करें। अब आपके पास make.com के साथ कुछ भी ऑटोमेट करने की बुनियाद है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अपनी फ्री make.com अकाउंट के लिए साइन अप करें